द मुस्लिम्स। अब यहाँ सवाल ये है कि मुस्लिम्स की केयर के लिए जिस मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था, फाइनली उस मुस्लिम लीग ने इंडिया का पार्टीशन करा दिया। केवल मुसलमानों के ही हितों के ध्यान में रखने के लिए मुस्लिम लीग नहीं बनाया गया था, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए जा चुके थे जो हिंदुओं के भी हितों को ध्यान में रखते थे। तो यहाँ पर सवाल ये था कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, अब हमारा जो नेशनल मूवमेंट था एनी हाउ दैट वाज ओवरकम, दैट वाज कंप्लीट, उसका डिसीजन जो है ना वो हो चुका था। अब फाइनली अब क्या होना चाहिए, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अब किस स्ट्रेटेजी को इंडिया फॉलो करेगा? दिस वाज अ बिग प्लान, दिस वाज अ बिग थिंग, but most leaders of that national movement believe that India must treat persons of all religions equally. अब जो है ना इस सिचुएशन में भी, मतलब जब इंडिया का पार्टीशन होने के बावजूद भी ये तय किया गया कि इंडिया को अभी भी इम्पार्शियल होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो किसी भी एक रिलीजन के हिसाब से डिसीजंस नहीं होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट करे। All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation. Being religious or a believer would not be a test of citizenship. इसका मतलब है कि every person who is living in the country, whether he is a Hindu, he is a Muslim, he is a Sikh or he is a Jew or he is a Parsi or anything else, वो क्या है, वो उसको सिटीजनशिप जो है वो मिले और इक्वल उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। They cherish therefore the idea of a secular nation. यहाँ पर हमारी जो बात आती है वो ये है कि they wanted that India should become a secular nation and हमारा कंट्री सेक्युलर नेशन ही बना। हमारे कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ये बात पहले से डिक्लेयर की गई कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। नाउ लेसन का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जो मैंने अब तक आपको बताया वो तो मैंने आप लोगों को पार्टीशन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, और फिर जो है ना हमने आपको थोड़ा सा जो है ना वहां जो उस समय प्रॉब्लम्स हो रही थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। द रियल चैलेंज, जो असली चैलेंज था वो क्या था? जो असली चैलेंज था वो था पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, उस समय पर जो है ना हमारे देश को यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय पर। देखो कि इंडिया जब फ्री किया गया तो उससे पहले हमारे देश में जब ब्रिटिश इंडिया का रूल था, ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडिया था उसमें हमारे रीजन्स जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो था प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश कंट्रोल और दूसरा कौन सा था? प्रिंसली स्टेट्स। जिन प्रोविंसेस पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाते थे और बाकी के रीजन्स पर जो है प्रिंसली स्टेट्स का रूल था। जो इन पर ये प्रिंसली स्टेट्स का रूल था उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की जो सुप्रीमेसी थी या उनकी जो पैरामाउंसी थी या सुजरेनिटी थी उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1946 का जिस माउंटबेटन प्लान के अंडर इंडिया का पार्टीशन किया गया था या इंडिया को फ्री करने का ऐलान किया गया था, डिक्लेरेशन किया गया था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश कंट्रोल में जो प्रोविंस हो ही जाएंगे, वो तो हो ही गए, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनको ये कहा गया था देयर वाज नो क्लियर स्ट्रेटेजी, देयर वाज नो क्लियर डिक्लेरेशन अबाउट देम। प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट्स अपनी मर्जी से वो किसी भी कंट्री में मर्ज कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में चले जाए, चाहे वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए या वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। दिस डिपेंड्स ऑन द रूलर्स of the princely states. This was to be decided by the rulers, not by the people of these princely states. इसका राइट जो है ना वहां के रूलर्स को दिया गया
था, वहां के प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स जो थे उनको ये राइट दिया कि उनके पास ये मोनोपोली राइट है कि वो चाहे तो इंडिया में मर्ज कर ले, वो चाहे तो जो है पाकिस्तान में एसीड कर ले, वो चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स, इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय पर, 565। सोचो, इमेजिन कि अगर वो उनमें से 10-15 भी अगर इंडिपेंडेंट बन जाते तो इंडिया में से फर्दर कितने कंट्रीज बन जाते। पाकिस्तान एक बन गया, उसके अलावा और कितने कंट्रीज इंडिया में से डिवाइड हो जाते, बन जाते, बट जाते। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। इंडिया की यूनिटी को बनाए रखना, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, वो जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में मर्ज करवाना, ताकि इंडिया की पावर, ताकि इंडिया की फिजिकल स्ट्रेंथ कम ना हो, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उसको जो है ना उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कैसे मर्ज करवाया जाए। अब इसमें देखेंगे कि बहुत मतलब प्रिंसली, और ऐसा नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा कहा जाता था कि हर 4 इंडियंस में से जो है मतलब चौथा जो है ना वो प्रिंसली स्टेट में है। 4 इंडियंस, 1 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से एक जो है वो प्रिंसली स्टेट का था। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े रीजन को कैसे छोड़ा जा सकता था? अगर उसे छोड़ दिया जाता तो इंडिया रह जाता इतना सा, ठीक है, फिर क्या हाल होता। ठीक, तो ये क्या था, ये हमारा जो एंशियंट हमारा कल्चर था, जो हमारा इतिहास था, हमारी विरासत थी, वो कैसे मेंटेन हो पाती, इंडिया का नाम कहाँ रह जाता। इसके लिए बहुत जरूरी था इंडिया को यूनाइट करना, उसको जो है ना इंटीग्रेट करना, उसको एक करना, सारे प्रिंसली स्टेट्स को समझा बुझा करके इंडिया में मर्ज करवाना। एक बहुत टेढ़ा काम था जिसे बड़ी आसानी से किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी डिप्लोमेसी, उनकी सूझबूझ, उनकी समझदारी, उनकी राजनीतिक अनुभव, इसने इन सब ने इस काम को भली भली भांति कर दिखाया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए व्यक्ति थे, बड़े तरीके से जो है ना उन्होंने इस काम को, इतने कठिन काम को आसानी से किया। उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया को, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम क्या थी? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent, but they have the right to accede themselves in India or in Pakistan, or they can keep themselves independent. So this was a very serious problem and could threaten the very existence of India, united India. The problem started very soon. प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। जैसे उन्होंने कहा ना कि इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, अब इंडिपेंडेंट के नाम पर तो जो है ना भाई सभी ललचा गए। तो इसमें से जो है ना कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि बड़े थे साइज में, एरिया में बड़े थे और जहां पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ट्रावनकोर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, देन हैदराबाद ने यही जो है ना रास्ता अपनाया, और हैदराबाद के बाद जो है वो कौन था? जूनागढ़। फिर कौन था? कश्मीर। उसके बाद कौन था? कश्मीर के बाद मणिपुर। यहाँ के रूलर्स ने, यहाँ तक कि भोपाल के रूलर ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने अपने आप को शामिल नहीं करने का ऐलान किया। This response of the rulers of the princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of smaller countries. ये बहुत बड़ी समस्या थी। The prospects of democracy for the people in these states also look bleak, और यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो प्रोस्पेक्ट था वो बहुत ही कमजोर था, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे देवर ऑटोक्रेट इन रूल, वो यहाँ पे तानाशाहों की तरह रूल करते थे। वो यहाँ के अपने लोगों को जो है ना वो प्रजा, सब्जेक्ट मानते थे,
और उन पर जो है ना बिल्कुल ऐसे रूल करते थे जैसे अंग्रेज जो है ना वो बाकी प्रोविंसेस पर रूल करते थे। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई जो है ना उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाता था। माने कि हर तरीके से जो है ना उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो पॉपुलेशन लोग नहीं चाहते थे कि वो रूलर्स के कंट्रोल में रहें। ये एक प्लस पॉइंट था, ये एक एडवांटेज था कि वहाँ के रूलर्स खुद नहीं, वहाँ के जो रूलर्स हैं जो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट बने, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट रहें। उनका झुकाव जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ था। वो डेमोक्रेट बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो है ना वो इंडिया का हिस्सा बने, वो इंडिया में शामिल हों। This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic framework and the rulers were unwilling to give democratic rights to their populations. अब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच अपनाई इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने यूनाइट करना और उनको इंडिया में शामिल करना। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो डिसीजंस लिए। डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस, द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू adopt any course they liked. Sardar Patel was India's deputy prime minister at that time. उस समय पर है ना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी एक पोस्ट हुआ करती थी जो अब नहीं होती है। उस समय पर प्राइम मिनिस्टर, एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से हुआ करते थे। तो अब ये होम जो है ना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ में वो होम मिनिस्टर भी थे, तो उनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी थी। The crucial periods, he played a very historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union. It may look very easy now, लेकिन ये आसान काम नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था जिसको आसानी करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मतलब उड़ीसा जो आज हमारा एक स्टेट है, उस उड़ीसा में 16 प्रिंसली स्टेट्स थे, सब इंडिपेंडेंट थे। इसके अलावा सौराष्ट्र रीजन जो कि गुजरात में है, वहां पर 14 बिग स्टेट्स थे। इसके अलावा 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। इमेजिन करो इन सबको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे यूनाइट। The government's approach was guided by three considerations. गवर्नमेंट की अप्रोच इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने के लिए तीन गाइडलाइंस पर, तीन अप्रोचेस पर केंद्रित थी। कौन कौन से थे वो अप्रोच? फर्स्ट क्या था? The people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. सबसे पहला तो वहां के लोग क्या चाहते हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स की जनता क्या चाहती है। तो जनता वो इंडियन यूनियन में मर्ज करना चाहती थी, वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे। दूसरा, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया था कि हम जो है ना इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को थोड़ा बहुत इनके प्रति फ्लेक्सिबल होंगे, इनको कुछ ऑटोनॉमी देंगे, कुछ इनको राइट्स देंगे, ताकि ये इंडिया में मर्ज कर लें। धीरे धीरे फिर इनके राइट्स खत्म करेंगे, धीरे धीरे फिर इनको जो पावर दी जाएंगी उनको हम खत्म करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन था जिस पर इंडिया की स्ट्रेटेजी बेस करती थी। तीसरा क्या था? तीसरा था कि इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, हमारे दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि पार्टीशन हो चुका है, फर्दर हमें कोई पार्टीशन नहीं चाहिए, फर्दर हमें कोई डिवीजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके हमारे पास हमारा जो फोकस था वो क्या था कि हमें अपनी टेरिटरीज को पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाना है। हमें अपनी टेरिटरीज, जहां हमारी टेरिटरीज लगती हैं पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, ईस्ट पाकिस्तान के साथ में, वेस्ट पाकिस्तान के साथ में, वी हैव टू सेव आवर बाउंड्रीज, वी हैव टू डिमार्केट क्लियरली आवर बाउंड्रीज।
हमें अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिमार्केट करना है और हमें इंटीग्रेशन करना है ताकि टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो हमारी सेफ और सिक्योर हो जाए। तो हम पर जो है ना, हम मतलब अपनी बाउंड्रीज को जब हम सेफ और सिक्योर कर लेंगे तो वहां से कम हम जो है मतलब जो है हमारी जो बाउंड्रीज है उस पर कोई कब्जा ना करे, या वहां से कोई जो है ना उसका विस्तारवाद की जो नीति है उसको न फैलाए। तो मतलब वहां पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी न हो कि वहां कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये 3 कंसिडरेशंस मैंने बताए कि जो जनता है प्रिंसली स्टेट्स की, उसकी क्या डिमांड है। तो वो ये था कि वो क्या चाहते हैं। तो उन लोगों की राय थी कि वो इंडिया में मर्ज करना चाहते हैं। सेकेंडली जो बात थी वो क्या थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स हैं उनको थोड़ी ऑटोनॉमी, थोड़ी पावर उनको दी जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज को अडेप्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो है इंडिया में इनिशियली मर्ज करें, बाद में इनके साथ जो है वो दूसरी पॉलिसीज अडेप्ट की जाएंगी। तीसरा क्या था? तीसरा था कि अपनी बाउंड्रीज को, टेरिटोरियल बाउंड्रीज को जो है ना पहले सेफ और सिक्योर करना। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि बिफोर 15 अगस्त 1947 नेगोशिएशंस जो है, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन और जो क्या बोलते हैं माउंटबेटन प्लान था, ये 1946-47 में आ चुका था। तो इसके बाद ही इंडिया का जो डिसीजन जो है वो हो चुके थे। एंड उसी समय से तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 46 में ही बन चुकी थी और इस इंटरिम गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो उन्होंने एक प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के साथ में नेगोशिएशन शुरू कर दी थी पहले ही। और 15 अगस्त 1947 तक बहुत सारी टेरिटरीज को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। बहुत सारी टेरिटरीज को इंडिया में शामिल कर लिया गया था, माने इंडियन यूनियन जो है ना उसमें उनको इंटीग्रेट कर लिया गया था, उनको उसमें मर्ज करा दिया गया था। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड द ट्रीटी। इस ट्रीटी का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इस संधि का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसके तहत प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को एग्रीमेंट करवा करके, संधि करवा के, बकायदा ऑन पेपर्स उनको साइन करवा करके और जो है ना इंडिया में उनको शामिल किया गया था, उनको मर्ज किया गया था। लेकिन एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी तो हो गए आसानी से, लेकिन मुश्किल काम अभी बाकी था। कौन कौन सा था मुश्किल काम? कि भाई जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, बड़ा प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद एक बड़ा प्रिंसली स्टेट था। इसके अलावा कश्मीर और मणिपुर, ये 4 प्रिंसली स्टेट अभी ऐसे थे कि जो कि इंडिया में मर्ज करने को राजी नहीं थे। दे डिड नॉट एग्री टू मर्ज इन इंडिया पीसफुली। इनके साथ इंडिया को पावर यूज करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी, दिमाग लगाना पड़ा, डिप्लोमेसी जो है ना वो यूज करनी पड़ी। इनको जो है ना इस तरीके से फिर इंडिया में मर्ज किया गया था। अब यहाँ देखेंगे हम कि द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजोल्व आफ्टर ए प्लेबिसाइट। जूनागढ़ का रिजोल्यूशन था, उसको कैसे जो है ना मर्ज किया गया, उसको कैसे सॉल्व किया गया? उसको सॉल्व किया गया था डियर स्टूडेंट्स प्लेबिसाइट के थ्रू। व्हाट इज दिस प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वहां की जनता को ये राइट दिया गया कि वो वोट डाल करके ये तय करें कि वेदर दे वांट टू मर्ज विद इंडिया और दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उनको ये राइट दिया गया। उन्होंने वोट करके ये तय किया कि दे वांट टू मर्ज विद इंडिया। और इस तरीके से ये जो प्लेबिसाइट के द्वारा जो है ना वो जूनागढ़ की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि वहां के जो लोग थे दे वर डिजायर्ड टू जॉइन इंडिया। नाउ कम्स जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, इसको हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है हमारे पास लास्ट में, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ कश्मीर वाज मर्ज्ड इन इंडिया। ठीक है, कश्मीर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, कश्मीर की क्या जो है समस्या रही,
इसके बारे में हमारे पास लास्ट का जो चैप्टर आएंगे वो पूरा एक चैप्टर हम उसके डिटेल में इसमें पर स्टडी करने वाले हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पर, अब हमें पढ़ना है जूनागढ़ तो हमने पढ़ ही लिया, अब हमें पढ़ना है बच्चों हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद को कैसे जो है ना इंडिया में मर्ज कराया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो है वो एक मुस्लिम प्रिंसली स्टेट था, यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम थे और यहाँ का जो रूलर था वो खुद भी कौन था, एक मुस्लिम था। इस रूलर का नाम क्या था, ये जो यहाँ के जो हैदराबाद के जो रूलर थे उनको क्या कहा जाता था, हैदराबाद के जो रूलर थे उनको कहा जाता था निजाम। क्या कहा जाता था उनको, निजाम। यहाँ जो निजाम था हैदराबाद में उसका नाम था मीर सर ओस्मान अली खान। व्हाट वाज हिज नेम, मीर सर ओस्मान अली खान, ये उसका नाम था, ठीक है। और ये जो निजाम था इसके पास बहुत पावर थी। He was one of the richest person in the world. इतनी पावर थी। He has his own army. उसके पास अपनी सेना थी जिसको रजाकार कहा जाता था। इसकी सेना को रजाकार कहा जाता था। और उस समय जो हैदराबाद था, उस हैदराबाद में कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी था, महाराष्ट्र का भी था और आंध्र प्रदेश का भी था। माने हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों का कुछ एरिया शामिल था। बड़ा प्रिंसली स्टेट था। और ये जो निजाम था, ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था। हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। अब यहाँ हमें देखना ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था इंडिया को, हैदराबाद को, तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि 1947 में जब हमने इरादे भांप लिए कि निजाम का क्या इरादा है, तो उस समय पर जो है जब हमने उसका इरादा भांप लिया तो उस समय पर हमने उसके साथ एक संधि की। 1947 नवंबर में उसके साथ एक ट्रीटी की, एक एग्रीमेंट किया, एक संधि की। इस संधि को कहा जाता था स्टैंड स्टिल मूवमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि जब तक फर्दर कोई डिसीजन नहीं होता तब तक ये एग्रीमेंट चलेगा। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ये मतलब था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के लिए कम्युनिकेशन, डिफेंस का, कम्युनिकेशन का और जो है कम्युनिकेशन, डिफेंस और जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उनका जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी काम होगा वो तो इंडिया की गवर्नमेंट लेगी और बाकी जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उनके लिए डिसीजन जो है वो निजाम खुद ले सकता है। तो आपको समझ में आया कि 1947 नवंबर में इंडिया और हैदराबाद के निजाम के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि अदर डिसीजंस जो डोमेस्टिक डिसीजंस है वो तो निजाम ले सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल मैटर्स है या जो फॉरेन अफेयर्स है, जो डिफेंस है और जो कम्युनिकेशंस है उसके जो डिसीजंस है वो इंडिया की गवर्नमेंट लेगी हैदराबाद के निजाम के बिहाफ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी टाइम पर क्योंकि निजाम क्या था, ही वाज एन ऑटोक्रेट रूलर, तो यहाँ की जनता को ये मौका मिल गया, इस समय पर उनको टाइम मिल गया और वहां की जनता ने निजाम के अगेंस्ट में मूवमेंट शुरू कर दिया। निजाम के रूल के अगेंस्ट में, निजाम के शासन के अगेंस्ट में, उसकी तानाशाही के अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। और द पेजेंट्री ऑफ द तेलंगाना, जो यहाँ की तेलंगाना की पेजेंट्री थी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने वो बहुत ज्यादा विक्टिम थे, वो बहुत ज्यादा पीड़ित थे निजाम के तानाशाही के, इसीलिए उन्होंने जो है उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया यहाँ पर और वो इस ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे, निजाम के ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे। द हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और इस का जो है ना नर्व सेंटर थी हैदराबाद,
मतलब हैदराबाद में सबसे ज्यादा ये आंदोलन तीव्र था, तेज था। The communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. The Nizam responded by unleashing, क्योंकि मैंने आपको बताया कि निजाम के पास अपनी सेना थी और उसने अपनी सेना का विस्तार किया, उसने फैलाया और उसने जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों को उसने उन लोगों को मतलब दबाने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। मतलब उसने हिंसा, वायलेंस करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को जो कि उसके अगेंस्ट में खड़े थे, जो कि उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, उन सबको मारने के लिए, उन सबको जो है ना मतलब खत्म करने के लिए उसने अपनी सेना का इस्तेमाल किया। This was the situation when Indian government, Indian army entered in this Hyderabad problem. हैदराबाद में जो ये हिंसा हो रही थी, उस हिंसा को दबाने के लिए, जनता का साथ देने के लिए इंडिया की सेनाएं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उतार दी। फिर क्या हुआ था, रजाकार और मिलिट्री इनके बीच में लड़ाइयां हुई आपस में। जब लड़ाइयां हुई तो यहाँ पर जो है ना फिर इंडियन आर्मी ने रजाकार्स को, निजाम को आफ्टर ऑल सरेंडर करवाने पर मजबूर कर दिया। तो क्या हुआ कि रजाकार की जो ऑटोक्रेसीज थी, उसकी जो एट्रोसिटीज थी वो खत्म हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इन सितंबर 1948 द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइंड। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने जो है रजाकार्स को और निजाम को सरेंडर करा दिया। जब सरेंडर करा दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना फिर एक जो है ना संधि पत्र पर एक एग्रीमेंट पर साइन हुए और इस तरीके से जो है, इस तरीके से फाइनली हैदराबाद इंडिया में मर्ज कर गया। ठीक, इस तरीके से इंडिया में हैदराबाद का एसेशन हुआ, माने वो शामिल हुआ। एसेशन और सेसेशन ये दोनों अलग अलग है, अपोजिट है दोनों के। एसेशन का मतलब होना कि कोई छोटा यूनिट जो है वो बड़े यूनिट में शामिल हो, तो इसको एसेशन कहा जाता है, एसीड कहा जाता है। और सिसीड का मतलब होता है कि जब कोई मतलब बड़े यूनिट में से कोई छोटा यूनिट अलग हो जाए तो उसको सिसीड कहा जाता है, उसको सेसेशन कहा जाता है, इसीलिए उनको सेशनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। तो ऐसे हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिनको सेशनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो सेशनिस्ट मूवमेंट्स है, इसमें मनीष शकील, हाँ बंद करो बेटा। अब आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ध्यान से आप लोग इसकी वीडियो सुनना। बहुत टाइम लगा करके इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग को भी सुन लें, ताकि स्टाफ से मेरी ये है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि तो अगर आप लोग टाइम पर ज्वाइन कर लोगे ना तो मैं आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगी, और जब मैं 15 मिनट पहले छोड़ दूंगी तो आप दूसरी क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। आपको पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखा करो। मैं पर्सनली आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक दो तीन बातें मुझे आप लोगों से और करनी है, वो भी आप लोग जो है सुन लीजिए। एक बात तो आप लोगों से मुझे ये कहनी